कैमरा एक्शन। नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हां, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5000 गाने अब तक लिखे हैं और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी। मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा। तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं। मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहां गाने बजते थे। जब आता था अनाउंसमेंट कि आप अब शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। जी जी। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहां से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया। ये 1973 में 1973 में हरियाणा से मुंबई आ गए। नहीं, मैं हरियाणा से दिल्ली में था। हाँ। दिल्ली से मुंबई आया। अच्छा। मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे, तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहां से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी जी, वो धर्म जी के फैन थे। तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई थी। उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया और यहाँ बम्बई में मुंबई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया, देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम 3 थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था। अच्छा, 3 दोस्त आए थे? 3 दोस्त आए थे। मेरे दोस्त का वो दोस्त था। अच्छा। तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है और उस जगह पे ये नहीं जा सकता। कौन? आप? सुधाकर। अच्छा। बोला ये तो शक्ल से ही चोर लगता है, तो वहाँ कुछ हो गया तो। अरे। तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए। मैंने कहा भाई आप तो जाइए, फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बंबई में मेरी पहली रात ओपनिंग हुई। दादर 1 नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया। कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ। अभी उस पल को महसूस करते हो जब आपको ऐसा किसी ने कहा था? याद आता है वो जी। तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए? नहीं, मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था। और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में और रात को वहां खाना खिला के छोड़ देते थे। अच्छा। पूरा खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंट रोड पे,
और वहाँ उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुंचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरेस पे मुझे सोने की जगह देते थे। कोई पैसा नहीं देते थे? नहीं, पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और, भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहाँ काफी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से। मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला। अच्छा, मतलब 1 से 1.5 साल लगभग आप यही काम करते रहे? यही काम करते। ये संघर्ष जो अब इसको आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहाँ के लिए आया था। हाँ। अब वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहाँ पे मुझे 2-2.5 रुपए रोज के मिलते थे। तो वहाँ पे एक मुस्लिम होटल था जहाँ बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी। अच्छा। तो एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन नहीं था। इतना पैसा मिल जाता था? इतना पैसा मिल जाता था। तो वहाँ उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे। उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो? मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया, लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया और वो मुझे शंकर जी के म्यूजिक रूम में लेके गए। अच्छा। और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहाँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो। तो मेरे लिए तो ऐसा था मैं जन्नत में आ गया जी, सपने देखने जैसा। सपने देखने जैसा। और यहाँ से, इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के। तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले। मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता हूँ। बताइए। और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
माता पिता से बात होती रही, क्या उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई, क्या उनसे भी कभी सामना हुआ? हाँ, वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे। हाँ। और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे। तो मैंने उनको अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूंगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई, अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है तो ठीक है, आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे। कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मुझे कुछ करना है तो करना ही है। जी जी जी। तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहां शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या आप शंकर जी के सानिध्य में रहे? कैसे? बस उनके सानिध्य में, मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू, कटका, पोछा, जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा। अच्छा। तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी, और सोने की कोई परेशानी नहीं थी। तो मैं जो है वहाँ पे काफी समय तक रहा। और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई, यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊं? एक होता है ना, अभी अचानक उन्होंने बोल दिया। तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ कविताएं लगभग 200-250 गीत मैंने लिखे थे। अच्छा। गीत तो रोज लिखता था, लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी बिट्टी गुम सुनाए क्या? बिल्कुल। वो भी समझ गए, और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया। अच्छा। और कहा कि हसरत मियाँ, ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ। अच्छा। ये उनके वर्ड थे। तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग? ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है। मतलब काफी समय हो गया। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था, बम्बई सबके घर देखता था। सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी। उनसे मिल तो नहीं पाते थे, लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें खुश हो जाते, ऊर्जा आ जाती थी। हाँ, लगता था, मिलता था, मोटिवेशन होता था, कभी हमारा भी ऐसा घर कभी हमारा भी होगा। दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी। कुछ लोग आते थे हमेशा। वहां का एक अलग ही चलन था। वहां एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था। अच्छा। अब वो पैसे कौन देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था, ये मुझे नहीं पता। मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार साहब के प्रति ना, इस दीवानगी में भी लोग कितना काम करते हैं। तो दिलीप साहब आते थे, बालकोनी में हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज्यादा जाते थे, क्योंकि जी भूख प्यास भी होती है ना आदमी को। तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहां पे जाते थे। जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ, खार, आप वहां आइए, तो मैंने वहां उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रही उनसे, बातचीत में वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हसरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आए। उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ जितना अच्छा हसरत साहब लिखते थे। जी खैर, ये तो कहीं ना कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं जो हसरत साहब जैसा होगा। उनके जैसा हो सकता है जी, लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता। ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि आपने उनको अपना उस्ताद माना हसरत साहब को। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर, है ना सुधाकर जी। तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले।
जी, एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूँ कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का। जी। क्या है प्यार बताओ ना। क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रोग। क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रोग। बड़ा कठिन है प्यार निभाना, ऐसा क्यों कहते हैं लोग। यूं तो प्यार सभी करते हैं, मगर निभाते हैं कुछ लोग। क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रोग। प्यार चुभन है, प्यार अगन है। प्यार चुभन है, प्यार अगन है, ऐसा सब क्यों कहते हैं। सुनते हैं तो पल की खुशी में आंसू भर भर बहते हो हैं। प्यार समर्पण है, प्यार है पूजा। प्यार के रंग सा ना रंग कोई दूजा। प्यार में तो आंसू जो बहे भी तो क्या है। प्यार की बरखा का अपना मजा है, लेकिन प्यार किया नहीं जाता, ये तो होता है संजोग। क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रोग। क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रोग। अच्छा तो कुछ और बताओ, प्यार में क्या क्या होता है। प्यार किसी से हो जाए तो कैसे बयां होता है। प्यार है वो कैसा जो करना पड़े बयां। नजरों से पढ़ते हैं दिल की जुबान। प्यार की दुनिया तो सबसे जुदा है। प्यार से महका ये सारा जहां। समझ गई मैं प्यार का मतलब, यूं ही कहते हैं सब लोग। अरे यूं तो प्यार सभी करते हैं, मगर निभाते हैं कुछ लोग। यूं तो प्यार सभी करते हैं, मगर निभाते हैं कुछ लोग। प्यार से दुनिया, प्यार से खुशियाँ फिर भी इसको कहते लोग। ला 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 ला। सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना, आप ही का लिखा वही गीत था। जी, मेरा ही लिखा हुआ अब है। अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन नहीं, आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे। अच्छा, ये बताना चाहते हैं जी आप? जी, बताइए। क्योंकि चलिए। ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 240-45 गाने रिकॉर्ड हुए, जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया। अरे, इतने सारे गाने करने के बाद भी? हाँ, और नहीं आया तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंदराज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर हो चुका था फिल्मों की लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं। हाँ। तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त 2 व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपए मैंने अपनी मिसेस को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ,
वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहाँ पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा। और ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के। पहली बार इतने पैसे मिले मुझे। तो हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के वो ये था? नहीं, वो कोई और था। वो कोई और था। जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है फिर जी, तो। जी। तो बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले। तो हमारे मन में ये बात आ रही कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी। जी, जी। तो ये सफर कैसा रहा? किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया, या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान तो नहीं होता इतने बड़े लोगों के साथ। बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया। वो उससे पहले डेथ हो गई थी। अच्छा। लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल गए। वो मुझे मिल गए और उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई। अच्छा। और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे। अच्छा। वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफी मतलब मुलाकातें रहीं। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे। अच्छा। वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो? तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहाँ से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ। मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है। तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया। वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफर एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब आना जाना मेरा लगा हुआ था। लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में, और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी। तो हम लोग मियाँ बीबी रहते ही थे वहाँ पे। तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई। अच्छा। तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरामदे में टहल रहे थे। तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की। और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ। तो मैंने उनको सुना दिया। तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा। तो उन्होंने कहा बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा जी वो क्या होता है? बोले कल आओ, हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया। और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला। और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले। अरे वाह। मारुति साहब मुझे वहां लेके गए और वहां उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया। अच्छा जी। और मैं किशोर दा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया। क्या बात है। तब तक किशोर दा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत शानदार और लेजेंड से उनका थे तो क्या कहना। बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले। तो मंदाकिनी जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बिन पायल के घुंघरू बाजे, बिन बादल के बिजुरिया नाचे, बिन सावन के बरखा बरसे, बिन गोरी के ये मनवा तरसे। यार चले मधुबन, बिन घोड़ी के दूल्हा है चले, बिन डोली के दुल्हनिया सजे, बिन बाराती तंबू है लगे, बिन पंडित के फेरे है पड़े। ये
जोड़ी है नंबर 1 चंदन सबदन चंचल चितवन बहके हैं मन महके हैं तन ये जोड़ी है नंबर 1 बिन कुर्सी के नेता है खड़े बिन मुर्गी के अंडे है पड़े बिन पानी के छलके है घड़े बिन गोली के फौजी है लड़े ये जोड़ी है नंबर 1 ये पवन चले सनन सनन तू है मेरी लगन करो 100 जतन ये जोड़ी है नंबर 1 तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े। किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका। जी जी जी। तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान? जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए वो सब मैंने वहीं से सीखा। वाला थे किशोर बहुत बहुत और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहां जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था, तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली। जी, तो वो कौन सी फिल्म थी? वो फिल्म थी गोरी। गोरी। और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बम्बई लेके आया था। अच्छा। विजय त्यागी। विजय त्यागी। उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोरदा ने भी गाना गाया। और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी, मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं क्योंकि फासला काफी हो चुका था। तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। तो बोले अच्छा, जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है। अरे मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था, आज भी नौकर हूँ। मैं कल भी आपको मालिक समझता था, आज भी है। बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो,
तो हमने उनको कहा कि 21,000 है शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही है। तो हम डरे हुए बहुत थे, तो उन्होंने कहा 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज का चलता था। उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा। अरे क्या बात है। और उसी में उन्होंने की। ये होते हैं महान संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को, और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही था? नहीं, मेरे गाने थे उसमें। मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था। अच्छा। हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था। और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में, दुल्हन का सच्चा प्यार। क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप? देखिए, आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, कौन सा? मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया, और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। क्या बात है। ये गीत तो हर एक के दिलो दिमाग में है, और अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए जाते हैं। इस गीत ने मेरी जिंदगी बना दी। अच्छा। मतलब ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ। हाँ। और उसके बाद जो है ना, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे, विपिन भाई रेशमिया। अच्छा। और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं, तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था। एकदम बेकार। मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहाँ जाऊं, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, 2-3 पिक्चरें मैंने कर ली, लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊं। तो मैं हिमेश जी के साथ जो ना, उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे। अच्छा। हाँ, लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र में बहुत फर्क था जी। तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है। मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए। प्यार किया तो डरना क्या का टाइटल सॉन्ग था। जी जी। और हिमेश जी ने ये गाना मुझे दिया। हाँ। और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा, और ऐसा होगा वैसा होगा। तो हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी? पहली फिल्म थी उनकी, ये पहली फिल्म थी। तो मैंने कहा भाई लिख देंगे, लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली। ठीक है। और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे। हाँ। इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे। सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। अच्छा। तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा। हाँ। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी कि उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना, तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको एक गाना मिला, और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके। क्योंकि तुम वो हटके। तो ये 2 गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मजा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे। हाँ। तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है। और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे। अच्छा। अपने गाने पे। क्या बात है। दोनों बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई। और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बन गई। तेरे प्यार में डूब गए हैं हम खुद को ही भूल गए हैं, ओ मेरे दिलदार। ओढ़नी चुनरिया
दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, ओ जब प्यार किया तो डरना क्या। ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, जब से तुम हो मिले मिट गए सब गिले, जब से तुम हो मिले मिट गए सब गिले। मैंने भी ये तय किया है आएगी तेरी डोली मेरे ही अंगना, ओढ़ ली चुनरिया तूने मेरे नाम की, चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, ओ जब प्यार किया तो डरना क्या। ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की। वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे। इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे। दो गाने हिमेश जी और के गीतकार भी, अन्य गीतकार थे। भी थे। इसमें समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और एक आपका गीत। मैं भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन और ये गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में बहुत ढाला है। सुंदर और इसमें पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है इस फिल्म सबसे का। बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही जी। दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने बहुत उनके बड़ी बात, दिमाग बहुत में डाली। बारीक काम था बहुत ये, बारीक काम था। किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं बिल्कुल। और बहुत धैर्य से करते हैं। मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था। मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी। जी, जी। तो ये पैंतरा क्या था और किस तरह से आपने इसको निभाया, हमारे देखिए, श्रोता जानना चाहेंगे। पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना चाहिए। हाँ। वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं, हम खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहाँ से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई। और जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ ली, डरना क्या के बाद लोग खटके तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की। ये बहुत खूब। ओढ़ली पैंतरा था। बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये, जी, जिसे जी। हर एक को समझना आसान नहीं था। जी, जी। तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस गीत जी, जी। में गवाया, जी। तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई और किस तरह से ये गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी कहानी होती है। हाँ, ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार शानू गाएं। तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपर हिट होगा।
तो दादा को लाने में मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे। तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था। मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है। तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही हैं। कुमार सानू। हाँ, वो जो हैं बस वही हैं जी। वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं। उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, और नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते। उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए। बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी है। तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा। कौन है म्यूजिक डायरेक्टर? तो मैंने कहा आपने 1-2 गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है। हाँ अच्छा वो करता है, वो करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की। अच्छा। उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था। मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे, तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी। तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे कविता जी के घर जाना है। तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो। अब मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया। अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा हो गया। जी। और फिर अलका जी से मेरी बात हुई। अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक गाना आपको गाना है। मुझे जानती थी। तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ। तो बोले कि ठीक है लेकिन अभी तो क्या है मैं थोड़ी बिजी हूँ ये वो। मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी और बहुत दिनों से मेरे पास काम वाम नहीं है, तो अभी मिला है। तो बोले नहीं कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं चुप हो गया। बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं क्या गया वहां से निकला और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया, गाना बहुत पसंद आया। तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई हैं, अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि उनका गाना है। तो मैं सनी में पहुंचा और सनी में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे। तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं। थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए। तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला। अरे बहुत बढ़िया इंसान थे। मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं। अच्छा। हाँ क्या हुआ? मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं। तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, मैं अलका जी से बात हुई, वो आपका गाना गा रही हैं इसलिए हमारा गाना नहीं गा पाएंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा खास है और कोई बात नहीं, आप मेरा गाना 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो। क्या बात है। ये दिक्कत थी। लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहंशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है। तो मैंने हिमेश भाई को पूछा यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? तो मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूँ खासकर। काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं और वो जो बातें करती है, जो जितनी बातें करती है सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है। और वो बात मैं कह नहीं पाया लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ, फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फोन किया। शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे, अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा शानुदा इधर भी एक पैंतरा चला। मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी।
और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूँ, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए। अच्छा, 2 लाइन के लिए भी आए? एक ही लाइन थी। अच्छा, 2 तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी जी। और वो आए और आते ही थोड़े से जरा प्यार में नाराजगी होती है ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है, क्या है ये। हमने कहा सर ये मेरी लाइन है, वो तौबा तौबा ये आंखें करती हैं 100 बातें। अच्छा जी। तो वो मेरे को हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं और उन्होंने वो लाइन गाई और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन। बहुत सुंदर थी और काजोल की आंखें जब एकदम हाईलाइट होती हैं उस गाने में और सलमान गाते हैं उनके लिए, बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर। तौबा तौबा ये आंखें कहती हैं 100 बातें, जाने कैसा जादू है, मेरा दिल बेकाबू है। रब से जब मांगा बस तुझे मांगा, रब से जब मांगा बस तुझे मांगा। प्यार की बिंदिया चमका दे तू, मुझको कंगन पहना दे तू, कर दे शगुन सजना ओढ़नी चुनरिया तेरे नाम की। चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। ओ जब प्यार किया तो डरना क्या। मतलब कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले हैं उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ करना, है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए। उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है। संघर्ष की कहानी मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा। और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था। तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पे हिट नहीं होता है, बिल्कुल, उसके बहुत सी उसमें जो चीजें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है, हाँ। हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है। तब हम उस रंग में जा सकते हैं। मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी है, तब जाके शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया था कि गणेशा पर जो आपने बनाई है, तो वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माई फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता। और वो फ्रेंड जो है ना इतना हिट हुआ कि उसकी 3-4 सीरीज में नहीं लिखी। बिल्कुल। तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जी। अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या में जब दूसरा गाना हमको मिला तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई ये थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं, तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता। तो हमने कहा ठीक है, तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके यारा दिल भी मारे झटके। तो अब ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी। हाँ। तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा तो और उसे लगेगा कि ये मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो खटकेगा जरूर। हाँ, जी।
भले बाद में उसको जी। पता लगे कि ये मेरी सच्चाई बहन की यही है। सच्चाई है, हाँ, हाँ। लेकिन पहला उसका जो रिएक्शन आएगा। तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना फटके, और भैया को तू खटके। हाँ, अच्छा। और जी, ये गाना कंप्लीट जी, हुआ। जी जी ये 2 गाने मेरे सुपर डुपर हिट जी हुए। जी। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। अरे तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। कभी बच के रहना प्यार में पड़ जाए ना तुझको भटके हो, भैया को तू खटके। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। कभी बच के रहना प्यार में पड़ जाए ना तुझको भटके हो, भैया को तू खटके। हो मेरे भैया तो भरवाएंगे तुझसे पानी के मटके। अरे जा रे जा, तेरा भैया भी हम चाहे तो दर दर भटके। अरे हमसे जो उलझेगा वो तो खुद ही उल्टा लटके। ओ हम भी हैं जरा हटके। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। कभी बच के रहना प्यार में पड़ जाए ना तुझको भटके हो, भैया को तू खटके। आपने ये बताया कि किसी भी गीत को लिखते समय क्या बारीक दृष्टि होनी चाहिए गीतकार की, एक संगीतकार की, तब जाकर किसी की एंट्री आना कोई इतना आसान नहीं है कि किसी भी गीत में कोई भैया आया या दादी आई या ताऊ हाँ, आए, वो क्यों आए और दा- गीतकार ने उनके लिए क्या लिखा? देखिए, ये फिल्म हमराज का गाना है, साढ़े नाल आएगी ते लाइव बन जाएगी। इसकी भी कहानी बड़ी कठिन कहानी है। अच्छा। क्या है कि मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूँ जितने बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे, और उनके सामने शायद कोई बोलता भी नहीं था। उनका लिखने का भी इतना परफेक्शन भी था जो शायद मुझ में नहीं है। मैं लेकिन एक बात की जरूर कोशिश करता हूँ कि मेरा डायरेक्टर, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर जो मुझसे चाहता है मैं उसको फुलफिल कर देता हूँ, जी, ये सबसे बड़ी अपनी बात बात को रखते हुए। जी। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी बड़ी पदवी मेरे पास नहीं मिली, और नहीं मिली तो अच्छा है, क्योंकि मुझे भी अलग अलग काम करने का मजा है। कोई आदमी बोलता है मुझे ऐसा चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ वैसा ही दूं। तो ये जब गाना ओके हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद बात आई कि मेरे को डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि इसमें जब सब नाच रहे हैं तो दादी भी नाचेगी अच्छा। और दादी गाएगी भी। अच्छा। तो मेरे को थोड़ा सा फिर झटका लगा, हाँ। क्योंकि झटका इसलिए मुझे लगता था कि ये सारी बातें मुझे कन्वे होती थी। अभी हिमेश भाई ने ट्यून बना दी, सब कुछ हो गया, अभी अगर उनको भी बोला तो वो भी मुझे ही बोलेंगे। और मुझे ये हमेशा रहता था कि हिमेश भाई की बात अगर जो उन्होंने सोचा है अगर मैं वो नहीं दे पाया तो हिमेश भाई निकाल देंगे।
या प्रोड्यूसर निकाल देगा। सही बात। मुझे एक डर हमेशा रहता था, आज भी रहता है कि अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया, अच्छे से दो मुरादें हैं, एक अच्छा काम वो जो आपको पसंद है, एक अच्छा काम वो जो दुनिया को पसंद है। तो मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में रहता हूँ कि मुझे भी लगे और दुनिया को भी लगे। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है, दादी गाएगी, लेकिन एक सिंगर और बुला लीजिए फिर। तो जसपिंदर नरूला जी को मैंने फोन किया। क्या बात है। और उनको बुलाया। गाना वाना लिखा नहीं था तब तक। अच्छा। पहले सिंगर तो मिले। तो जब हो गया तो मैंने गाना लिखा। उसमें अब मैंने सोचा कि दादी जो गा रही है तो दादी क्या गाएगी। अभी ये तो लव सॉन्ग चल रहे हैं, हीरोइन हीरो की तारीफ कर रही है, हीरो हीरोइन की कर रहा है, ये कर रहा है, सब दोस्त नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। दादी अचानक बेचारी क्या गाएगी। तो बहुत सोचने के बाद ना मुझे एक याद आया कि जब गांव में कोई फंक्शन होता है, ये सब ऐसा होता है ना, तो बुड्ढी बुड्ढी भी नाचना शुरू कर देती हैं। हाँ। और वो कभी कभी तो ऐसा नाचती हैं कि जवान उसको देखना शुरू कर देते हैं, नाचना बंद कर देती हैं। जी। उनका अपना एक स्टाइल होता है। तो मैंने पूछा उनको कि भाई इसके दादाजी भी हैं क्या फिल्म में। और बाद में ऐसा नहीं दादा भी कुछ जवाब देगा। बोले नहीं दादा नहीं, दादी। जी। तो अब वो जो बॉबी देओल साहब गाना गा रहे हैं और दादी की एंट्री मैंने कराई कि वारी वारी जाऊं पुत्र तेरी इस जवानी पे, और तेरे दादा याद आए तेरी इस कहानी पे। जी। यहाँ तक तो दादी गाती है। हाँ। अब लड़का क्या जवाब दे। दादी कोई रोमांटिक जवाब तो नहीं दे सकता है। तो कहता है कि दादी इस बात में दम है, पोता ना तेरा कम है, वादा है तू अगले साल पड़ पोता खिलाएगी। क्या बात है। और ये 10 मिनट की कहानी है। मतलब आपको अभी लिखना है, गाना चल रहा है, गाना गाया जाएगा। तो वो आपका माइंड जो है ना, वो कभी भी हाइपर टेंशन में नहीं आना चाहिए। कोशिश करो कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और हम वैसा काम करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गाना मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेशन और दादी की एंट्री होना, ऐसे बहुत से काम जो है ना मेरी लाइफ में हुए हैं और मैं उनमें से पार भी हुआ हूँ। जी। गीत सुनाइए। मैं आपसे यही कहने वाली थी। चलिए सुनते हैं आपकी जी। पसंद का ये गीत फिल्म हमराज से। वारी वारी जाऊं पुत्र तेरी जवानी पे, तेरे दादा याद आए तेरी कहानी पे, उनका नाम रोशन करना, वंश को बढ़ाना, करे जो नखरे दुल्हनिया प्यार से मनाना। दादी ये बात में दम है, पोता ना तेरा ये कम है, वादा है तू अगले साल पर पोता खिलाएगी, पर पोता खिलाएगी। साढ़े नाल आएगी तो लाइफ बन जाएगी, साढ़े नाल आएगी तो लाइफ बन जाएगी। आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, हर पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज, सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।